Hello, this is Mahesh Kumar, and we are back with another video that is about No Man Are Foreign. Okay, No Man Are Foreign is a poem of CBSE class 9th, and this poem is composed by James Kirkup. James Kirkup is a poet of not very special renown, and therefore we are not going to have any introduction of the poet. Okay, the poem is all about the universal brotherhood. The subject of the poem, the theme of the poem is very important. ओके, नो मैन आर फॉरेन से मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो विदेशी नहीं है या वो गैर नहीं है ना, गैर के सेंस में है, विदेशी के सेंस में है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंजर के सेंस में है। ओके, कई बार होता क्या है कि जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर अपने ही देश की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा कंट्री है। ओके, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, और इसीलिए यहाँ पे जोग्राफिकल और इन्वायरमेंटल जो डाइवर्सिटी है वो ही बहुत ज़्यादा है। ओके, कल्चरल, इन्वायरमेंटल और फिज़िकल जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, और लोगों के खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक, और यहाँ तक कि उनके फिज़िकल फीचर्स तक बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। इंडिया हम कह सकते हैं कि एक तरह से सैम्पल ऑफ द वर्ल्ड भी है। ओके, आपको अगर आप साउथ में जाएंगे तो काफ़ी सांवले से लोग मिलेंगे। ओके, डार्क कलर के लोग मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ में जाएंगे कश्मीर की तरफ तो वहाँ बिल्कुल गोरे चिट्ठे से लोग मिलेंगे। ओके, अगर आप बंगाल की साइड में जाएंगे तो काफ़ी नाटे कद के लोग भी मिल जाते हैं, है ना। बंगाल बिहार की साइड में काफ़ी नाटे कद के लोग भी मिल जाते हैं। वहीं अगर आप हरियाणा पंजाब में जाएंगे तो लंबे ऊंचे लोग मिलेंगे, तगड़े से, सेहतमंद से। ओके, ऐसे ही जो फिज़िकल फीचर्स हैं, चेहरे की बनावट हो चाहे वो बाकी शरीर की बनावट हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। ओके, पहाड़ी एरिया में जाएंगे आप, या नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनकी बनावट बहुत हद तक चाइना और थाईलैंड, कोरिया वगैरह जैसे जो देश हैं उनकी जो फिज़िकल बनावट है वहाँ के लोगों की उनसे बहुत हद तक मैच करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के फीचर्स। ओके, वहीं अगर आप सेंट्रल इंडिया में आएंगे तो सेंट्रल इंडिया में ख़ास तौर से दिल्ली के आसपास आपको लगभग वर्ल्ड भर के लोगों के फीचर्स मिल जाएंगे, है ना। जो भी जितनी भी रेसेस हैं वर्ल्ड की, लगभग सभी के फीचर्स वहाँ मिल जाएंगे, स्पेशली मिडिल ईस्ट के। ओके, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं इस डाइवर्सिटी की वजह से होता क्या है कि कई बार लोग एक दूसरे की या तो मजाक बनाते हैं या कई बार नफ़रत जैसी भी करने लगते हैं। ओके, कुछ दूसरी चीज़ों को भी उसके साथ जोड़ लेते हैं। क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म जैसी जो चीज़ें हैं वो भी मुद्दा बन जाती हैं, रेशलिज्म जैसी चीज़ें मुद्दा बन जाती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं उन सीरियस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नो मैन आर फॉरेन है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, यू आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, तो एनसीईआरटी का यही काम है कि आपको फ्यूचर सिटीजन्स की तरह से पूरी तरह से ढाले। ओके, और वही वो कर भी रही है। तो ये पोयम आपके कुछ वही ब्रॉडर सेंस में आपको ढालने से रिलेटेड है। आपकी जो माइंडसेट है, आपका जो हॉरिजन ऑफ थिंकिंग है उसको वाइड, उसको बड़ा करने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी। ओके, और आपको एक तरह से ये हिदायत दे रही है, आपको ये टीचिंग दे रही है कि अपनी सोच को बड़ा करिए, है ना। अपने जो दायरा है अपना सोच का, अपना जो यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है अपने आप में वो क्रिएट करिए, है ना। आजकल कोई भी गैर नहीं है, बुरा सिर्फ वो है जो कि आपके साथ बुरा करता है। ओके, बाकी अगर किसी की फिज़िकल फीचर्स आपसे मैच नहीं करती, आपसे डिफरेंट हैं, ओके, उसका कलर, स्किन कलर उसका आपके स्किन कलर से डिफरेंट है, ओके, तो ना उससे वो सिर्फ इतना होने से ना तो वो आपसे बेटर हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, ना ही वो आपसे घटिया हो जाता है। ओके, तो ऐसी चीज़ें आपके ब्रेन में, आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
इसी तरह से इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें आती हैं, जो दूसरी चीज़ें पनपती हैं फिर, जैसे क्षेत्रवाद की भाई आप कहाँ से हो, आप अच्छा मेघालय से हो, अच्छा आप कहाँ से हो, आप हरियाणा से हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी इंडिया वाले हैं वो सब इंडिया वाले होने चाहिए। ऐसे ही जब आप वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो सारा वर्ल्ड, सारे वहाँ के लोग वो सब आपके हैं। ओके, इसमें कोई ये बात नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने हो वो पराया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो सिर्फ आपके साथ अच्छा करता है वो अच्छा है और जो बुरा करेगा वो बुरा है। ओके, तो सिर्फ ये वाली भावना होनी चाहिए और किसी के लिए तब भी अपने मन में कोई इल विल, कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यही पोएट आपको यहाँ से एक एजुकेशन देना चाह रहा है, एक शिक्षा देना चाह रहा है, आपके लिए एक पाठ पढ़ाना चाह रहा है कि आपके अंदर ये टॉलरेंस वाली भावना होनी चाहिए, है ना। सबको समाने वाली, सबको साथ लेकर के चलने वाली भावना होनी चाहिए, है ना। और उसकी शुरुआत करने के लिए इस एज से बेटर और कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से आप जो लार्जर वर्ल्ड है उसके साथ इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। यहीं से आप बाहरी लोगों के साथ संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं। ओके, 9th 10th, उसके बाद 11 12, उसके बाद जब दूसरे कोर्सेज करने आप निकलते हैं तो अक्सर दूर दूर से आए हुए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे जो CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, जैसे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ तो वैसे भी कई बार दूर दूर के लोग आ जाते हैं। ओके, तो जो भी हो फिलहाल, चाहे वो कोई हमसे देखने में अलग लग रहा हो, चाहे उसका पहनना ओढ़ना अलग हो, चाहे उसका खाना पीना अलग हो, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग हो, लेकिन सिर्फ इसी बात के आधार पे हमारे अंदर कोई दुर्भावना, कोई गलत चीज़ उसके लिए नहीं होनी चाहिए। यही पोएट आपको पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। देखिए वर्ड्स को जरा ध्यान से देखिएगा। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी अद्भुत नहीं है। अद्भुत से मतलब यहाँ स्ट्रेंज से मतलब जैसे हम कहते हैं अजनबी। ओके, कोई भी आदमी अजनबी, कोई भी आदमी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा लग रहा हो, है ना, वैसा नहीं है। स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंजर से बना है, अजनबी से। ओके, तो कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, कोई भी गैर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे देख करके आप हैरत में पड़ जाओ कि अरे ये कैसा है। ओके, नो कंट्रीज आर फॉरेन, और ऐसे ही कोई भी कंट्रीज विदेश नहीं है, विदेशी नहीं है ना। यानी अगर आपके अंदर यही वाली भावना नहीं होगी कि वो विदेशी है, वो दूसरा देश है, तो इसलिए दूसरे देश से आए हुए लोग भी दूसरे देश के होंगे, है ना। तो अगर ये भावना नहीं होगी कि वो दूसरा देश है, तो वहाँ के लोगों के लिए भी आपके मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं होगी। ओके, तो पोएट वही सिखाना चाह रहा है आपको कि याद रखिए कोई भी गैर नहीं है, कोई भी देश दूसरा देश यानी अजनबी देश नहीं है, कोई भी देश दुश्मन देश नहीं है ना। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अगर हम सभी की बात करें, या यूनिफॉर्म से मतलब सिर्फ कपड़ों से ही नहीं है। ओके, अपरेंट स्किन से भी है ना। यहाँ जो यूनिफॉर्म से बात की गई है वो अपरेंट स्किन से भी है। कुछ लोग इसको यूनिफॉर्म से मतलब आर्मी की ड्रेस से भी जोड़ करके देखते हैं। ओके, तो और यहाँ पे हम अगर बात करें तो यूनिफॉर्म से मतलब वैसे आउटर स्किन से है। कह रहा है कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, जो आउटर स्किन है सभी की, उसके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, वही सबकी एक जैसी बॉडी रहती है। एक जैसी बॉडी से मतलब है वही ब्लड, वैसे ही फ्लैश रहता है ना। सब चीज़ें बाकी वैसी ही रहती हैं, सब हाड़ मांस के ही बने हुए हैं, कोई आपसे डिफरेंट नहीं है। अपरेंट स्किन कलर है सिर्फ, जो कि पर्टिकुलर किसी भी इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने से डिफरेंट हो जाता है। लाइक आर्स ना, जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है वैसे ही दूसरों की बॉडी बनी हुई है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। देखिए यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है, दूसरे लोगों के लिए ब्रदर्स इस्तेमाल किया है। इसी से आप लगा सकते हैं कि पोएट आपको आखिरकार क्या समझाना चाह रहा है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। ओके, यानी जहाँ की
ये लोग जो हमारे भाई बंधु लोग हैं, जहाँ से ये आए हैं, जहाँ लोग ये रहते हैं, वहाँ ये भी वैसी इसी धरती पे चलते हैं जिस धरती पे कि हम चलते हैं, जिस धरती पे कि हम रहते हैं, और जिस धरती में आखिरकार हम सबको मिल जाना है, जिस मिट्टी में आखिरकार हम सबको मिल जाना है। ओके, तो पोएट यहाँ सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भले से आउटवर्ड कितनी भी डिफरेंसेस हों, लेकिन इसेंस के तौर पे हम सब लोग सेम है। हमारी उत्पत्ति लगभग सबकी एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस से हुई है, और एंड भी लगभग सबका सेम ही होना है। ओके, सबको मिट्टी में ही मिलना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड। ओके, आगे पोएट कहना चाह रहा है कि जैसे कि हम सूरज, हवा और पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनको जानते हैं से मतलब है उनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी वे में ये लोग भी, हमारे भाई बंधु लोग जो दूसरे हैं, वो भी इनका इस्तेमाल वैसे ही करते हैं। ओके, ऐसे ही जब वहाँ शांति होती है, जब वहाँ युद्ध लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती, तो वहाँ फसलें अच्छी होती हैं, अच्छी फसलें उगाई जाती हैं, और उन फसलों से सबका उनका पेट भरता है, जैसे कि हमारा भरता है। और जैसे कि अगर हमारे यहाँ युद्ध हो जाए तो उससे बर्बादी होती है ना, धन की, जन की, सब तरह की बर्बादी होती है। तो वैसे ही इनके यहाँ भी बर्बादी ही होती है। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, है ना। कई बार होता क्या है, देखिए यहाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पोएट जो है वो पीस की भी अपील कर रहा है, यूनिवर्सल पीस की वो भी, है ना। जैसे कई बार होता क्या है कि युद्ध होता है, और युद्ध में किसी एक पर्टिकुलर देश को, वैसे दोनों ही देशों को नुकसान होता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर देश में आप रहते हैं उस देश के हालात आपको बेटर पता होते हैं। ओके, जैसे प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन वाले जानते हैं कि कितनी तबाही होती है युद्ध से। तो यूक्रेन वालों को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि नहीं साहब, ये जो तबाही है सिर्फ हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ हो रही है, और इसलिए उनकी नेशनलिस्ट फीलिंग्स और जग रही होंगी, और वो रशियन से और नफरत कर रहे होंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया के लोग परेशान ना हो, युद्ध से सबको परेशानी होती है। पोएट वही इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि अगर शांति होती है तो सब अच्छे से रहते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही वो भी अच्छे से रहते हैं, उनके यहाँ भी खाने पीने की दूसरी सुविधाएं यहाँ सब अच्छी मिलती हैं। लेकिन अगर अशांति होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे हमें परेशानी पड़ती है वैसी उन्हें भी परेशानी पड़ती है। ओके, यानी युद्ध सबके लिए परेशानी का कारण है, और शांति सबके लिए सुख संपत्ति, सुख संपन्नता का प्रतीक है। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। आगे पोएट कहना चाह रहा है कि जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं, हैंड से मतलब यहाँ मेहनत से है। ओके, जैसे हम लोग मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी मेहनत करते हैं, और जिस तरह से हमारे जो हाथ की लकीरें हैं, हमारे हाथ की लकीरों से कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर जो है वो इम्पैक्ट होता है, यानी मेहनत करने से, सही ढंग से उसका इस्तेमाल करने से, हमारे हाथों का इस्तेमाल करने से हमारा जो फ्यूचर है वो इम्पैक्ट होता है पॉजिटिवली, वैसे ही उनका भी होता है। ओके, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी जब हम मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। कम ज़्यादा ये बात की बात रही, हालातों की बात रही। ओके, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा। तो पोएट यहाँ यही कह रहा है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो जैसे हमें अच्छा फल मिलता है तो वैसे ही उन्हें भी अच्छा फल मिलता है, और अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा फल मिलेगा, वो भी संपन्न होंगे। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। ओके, आगे पोएट कह रहा है कि याद रखिए। ओके, बार बार रिमेंबर जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए। ओके, देखिए 5 स्टेंजाज हैं, देयर आर ओनली 5 स्टेंजाज इन द पोएम, एंड द वर्ड रिमेंबर इज रिपीटेड 5 टाइम्स। ओके, इट इज नॉट देयर इन द सेकेंड स्टेंजा, बट इन द 4th स्टेंजा इट कम्स ट्वाइस। ओके, तो रिमेंबर वर्ड बार बार यही इसीलिए यूज कर रहा है पोएट, एक एम्फेसिस देने के लिए, है ना, एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, जैसे हमारी आंखें हैं वैसी उनकी भी आंखें हैं, और जैसे हम आंखों का इस्तेमाल सोने या जागने के लिए करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। मतलब जिस तरह से भी जिन चीज़ों में भी हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। ओके, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं ऐसे ही। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और जैसे हम भले से कितने भी ताकतवर हों, देखिए
कितने अच्छे ढंग से दिखा रहा है पोएट। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, वीकनेस नहीं दिखा रहा वो, ओके वो कह रहा है कि अगर कोई प्यार से जीता जाता है तो वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो पावरफुल है। यानी पावरफुल लोगों को आप प्यार से जीत सकते हैं। तो पोएट आगे कह रहा है कि जैसे कि हम बहुत स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, है ना, हम ताकतवर लोग हैं मेंटली फिजिकली, लेकिन हमें प्यार से बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। तो वैसे ही अगर आप दूसरे लोगों को चाहेंगे तो उनको भी प्यार से बड़े आसानी से जीता जा सकता है। ओके, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और अगर आप देखेंगे तो कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, जिंदगी ऐसे ही चलती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, जिंदगी सब जगह ऐसे ही कॉमन है। सब लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग बीमार भी पड़ते हैं, सब लोग शांति में फलते फूलते हैं, युद्ध में सब लोग मारे जाते हैं, सबका ब्लड एक जैसा है। ओके, और अगर हम अपर स्किन की बात करते हैं तो अंदर से सब लगभग सेम है। ओके, बायोलॉजिकली सब लोग सेम है, एनाटॉमिकली भी सब लोग सेम है, आंतरिक जो संरचना है वो भी सबकी सेम है। ओके, तो पोएट यही कहना चाह रहा है कि इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो पूरे संसार में किसी भी कोने में आप चले जाइए, जिंदगी सब जगह सेम पैटर्न पे चलती मिलेगी। सब जगह जो जिंदगी जीने के तरीके हैं, जो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वो सेम है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बीट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ओके, तो पोएट यहां आगे कह रहा है कि याद रखिए कि जब भी कभी हमें हमारे ही भाइयों को नफरत करने के लिए कहा जाता है, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी कभी हमें हमारे भाइयों को नफरत करने के लिए कहा जाता है, से मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये भी है कि जब भी कभी हमें ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जिससे कि हमें हमारे जो भी यूनिवर्सल ब्रदरन हैं, जो भी हमारे आसपास हमारे या दूर दराज भी रहने वाले लोग हैं, है ना, अगर किसी को भी हमें नफरत करने के लिए सिखाया जाता है, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, तो एक तरह से हम जो हैं अपने आप को ही डिस्पोजेस करते हैं। मतलब वो, क्योंकि वो लोग जो हैं वो भी सब इंसान हैं और वो हमारे ही जैसे हैं, तो वो हमारा ही हिस्सा हुए। पोएट ये कहना चाह रहा है ब्रॉडर सेंस में, और वो भी हमारे सब अपने हैं। तो अगर कोई हमसे ये कहता है कि इन भाइयों को अपने नफरत करो, ओके, तो वो हमसे अपने आप को ही नफरत करने के लिए कहता है, यानी वो हमसे हमारा ही कुछ हिस्सा अलग करवाता है। देखिए, बहुत ही अच्छे शब्दों में पोएट यहाँ कह रहा है कि अगर हम किसी को भी नफरत करते हैं, दूसरों को किसी को भी नफरत करते हैं, पहली चीज़ तो ये फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए कि कोई गैर है, कोई दुश्मन है। ओके, तो अगर लेकिन ये चीज़ें आती हैं तो वो हम उनको दूर नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही कुछ हिस्से को अपने आप से अलग करते हैं। ओके, इट मीन्स वी आर यूनिवर्सली कनेक्टेड, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से सब लोग। ओके, हम आपस में एक हैं, एक यूनिट हैं, है ना। और इसीलिए अगर हम किसी को अपने आप से सिर्फ रंग रूप के आधार पे अलग कर रहे हैं या दूसरी किसी भी चीज़ के आधार पे अलग कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ही अलग करते हैं, हम अपने ही टुकड़े करते हैं। बीट्रे, कंडेम, अपने ही आपको धोखा देते हैं, अपने ही आपकी आलोचना करते हैं, अपने ही आपको भला बुरा कहते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, है ना। ध्यान रखिए, याद रखिए कि अगर कभी भी आप हथियार उठाते हैं, कभी भी आप एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, कुछ उसका अहित करने जाते हैं, कि कुछ उसका बुरा करने जाते हैं, अगर किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. देखिए, फिर से जो शुरू में लाइन आई थी वही लाइन लास्ट में रिपीट कर रही है। अगेंस्ट, पोएट जो है वो स्पेशल इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। ओके, स्ट्रेस दे रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है। ओके, कि कोई भी गैर नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। लास्ट वाले स्टैंजा में, वो सेकंड वाले स्टैंजा में जो बात कही गई है उसी को
कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे यहाँ सेकंड स्टेंजा में हम देख रहे थे, ओके, अगर हम एक दूसरे के प्रति कोई भी दुर्भावना रखते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, उसको नुकसान देते हैं, उसकी कंडेमनेशन करते हैं, तो हम कुछ और नहीं कर रहे, बल्कि ये जो हमारे सब लोगों को जो भगवान ने जो अर्थ दी है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ओके, सब हम इसी को डिफाइल करते हैं। डिफाइल मतलब किसी चीज़ की जो पवित्रता है उसको ख़राब करना, स्वच्छता को ख़राब करना। ओके, तो हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी धरती को ही दूषित कर रहे होते हैं, अपनी धरती को ही ख़राब कर रहे होते हैं। और ये जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, लड़ाइयों में जो लगने वाली आग है, या जो भी ये वायलेंस होती है, ओके, इससे और कुछ नहीं होता। जो हमारा भोलापन है वही खराब होता है ना, जो इनोसेंस है वही जाता है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, है ना, जो हवा में से मतलब है इन्वायरमेंट में। देखिए एक दूसरे के प्रति होगा क्या, अगर मान लीजिए आप हैं, आप अपने आस पड़ोसियों के लिए, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके लिए पहले तो होंगी नहीं, और अगर हैं भी तो ज़्यादा टाइम तक आपके लिए दुर्भावना नहीं रह सकती, है ना। आप इसको अपने आप से भी लागू करके देख सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, ओके, या आपके साथ, बल्कि आपके साथ कोई अगर अच्छा करता है, ओके, तो आप भी कोशिश करेंगे कि उसके साथ आपको अच्छा करने का मौका जल्दी से जल्दी मिले। ओके, लाइकवाइज, ठीक इसी तरह से अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो हो सकता है कि आपके मन में भी बदले की भावना आए, हालांकि आनी नहीं चाहिए, है ना। तो पोएट यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है यहाँ पे वर्ल्ड में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ओके, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम शुरुआत अच्छे से करें, है ना, दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करें, जिससे कि वो भी हमारे साथ अच्छा करे या अच्छा करने की कोशिश करे। और इस तरह से अगर सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखेंगे, तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, बहुत ही अच्छी पोएम है विद अ वेरी नाइस मैसेज। वर्ल्ड पीस का मैसेज दे रही है, एक तरह से विश्व शांति का, है ना, विश्व फ्रेटर्निटी का, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो मैसेज है वो कन्वे कर रही है पोएम। ओके, यही इसकी मोरल टीचिंग है कि पूरा विश्व एक है। अपरेंट जो आउटवर्ड जो डिसिमिलरिटीज़ हैं, है ना, उनसे कुछ नहीं होता। इंटरनली हम सब लोग एक हैं, सब लोग एक जैसे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो उससे एक चेन बनने का खतरा रहता है। वैसे ही अगर आप अच्छा करते हो तो एक अच्छाई फैलती है, ओके, आपके लिए दूसरे के मन में भी अच्छी भावनाएं आती हैं। तो चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं इस पोएम की। फर्स्ट ऑफ ऑल राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो यहाँ फ्री वर्स का इस्तेमाल किया है पोएट ने इसको कंपोज करने में। ओके, कोई भी दो लाइंस, कंटिन्यूस दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से या आगे भी वो मैच नहीं कर रही साउंड में लास्ट में, इसीलिए ये राइमिंग जो स्कीम है इसकी वो फ्री वर्स है, यानी यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है इन एसेंस। ओके, सेकेंड इज अलिट्रेशन यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अलिट्रेशन आपको अक्सर मिल जाएगा। अलिट्रेशन जैसे कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी भी लाइन में अगर कोई सिंगल कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। जैसे कि अगर हम सेकेंड लाइन में देखें तो बी बी बी, यहाँ 3 बार बी आया है, बी से शुरू हो रहे हैं वर्ड्स, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन है। ओके, ऐसे ही बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड में भी वॉर और विंटर में डब्ल्यू रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी अलिट्रेशन है। ओके, यहाँ अगर हम देखें इसी लाइन को, इसी पार्ट को, इसके बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व्ड, तो यहाँ मेटाफोर भी है। क्यों? क्योंकि जो युद्ध के दिन हैं, युद्ध को सीधे सीधे कंपेयर किया गया, पोएट के द्वारा विंटर से, है ना। युद्ध में क्या होता है? युद्ध में स्पेशली बहुत तबाही होती है, खाने पीने की कमियां हो जाती हैं, है ना, और जो ओवरऑल जो लाइफ है वो हार्डशिप से भर जाती है, परेशानियों से भर जाती है। वैसे ही विंटर्स में देखिए, हम इंडिया की विंटर्स की यहाँ बात नहीं कर रहे, पोएट इंडिया का नहीं है। ओके, स्पेशली अगर आप ठंडे कंट्रीज़ में, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में अगर जा कर के देखेंगे तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ओके, दे आर वेरी कोल्ड कंट्रीज़,
है ना, और बहुत ठंड पड़ती है और लंबे समय तक ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ विंटर्स जो है बहुत ही डरावनी हो जाती हैं। तो वहाँ की विंटर्स को ध्यान में रखते हुए पोएट ने ये लाइन्स लिखी हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व। ओके, तो वॉर के दिनों को उसने विंटर के दिनों से कंपेयर किया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। रिपीटिशन, कई जगह ऐसा हुआ है कि कोई वर्ड बार बार आया हो, एक यहाँ पे देखिए पूरी लाइन रिपीट कर रही है, नीचे भी वही लाइन है। ओके, बस उसका ऑर्डर उसने चेंज कर दिया है। ऐसे ही रिमेंबर वर्ड कई बार इस्तेमाल हुआ है, ओके, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए रिपीटिशन है। ओके, इसके अलावा इंजॉयमेंट है, यहाँ पे इंजॉयमेंट जो है कभी भी ऐसे किसी भी पोयम में होता है या किसी पोयम के एक पार्ट में, स्टेंजा में, जहाँ की कोई एक ही आइडिया या एक ही सेंटेंस एक लाइन से ज़्यादा में चलता है, कंटिन्यू करता है, लेकिन पोएट उन लाइंस को सेपरेट करने के लिए किसी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते, तो वहाँ पे इंजॉयमेंट होता है। ओके, तो यहाँ भी इंजॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह एक ही सेंटेंस कैरी फॉरवर्ड किया है पोएट ने, लेकिन उसमें उसने उसको सेपरेट करने के लिए पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इंजॉयमेंट है। ओके, ENJAMBENT, इंजॉयमेंट। ओके, देखिए इस पोयम को कंसीडर करते हुए सॉक्रेट्स ने एक बहुत ही फेमस कोट कही है, उनकी कोटेशन है एक बहुत ही फेमस। उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ एथेंस और ग्रीस। ओके, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ एथेंस और ग्रीस। एथेंस वो पर्टिकुलर शहर था, ग्रीस उस पूरे कंट्री का नाम था। ओके, तो मैं सिर्फ एथेंस या ग्रीस का वासी नहीं हूँ, ग्रीस का नागरिक नहीं हूँ, बल्कि आगे उन्होंने कहा है आई एम अ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं वर्ल्ड सिटीज़न हूँ, मैं विश्व का सिटीज़न हूँ, यानी मेरे लिए सब एक हैं, मैं सबके भले की कामना करता हूँ। ओके, सोक्रेट्स ने ये कहा है, बहुत ही फेमस कोटेशन है। आगे चलिए, थोड़ा सा पोएम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो देख लेते हैं। Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? देखिए कई जगह लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म से मतलब यहाँ आर्मी की ड्रेसेस से है, तो मेरा मानना ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ यूनिफॉर्म से मतलब हमारी आउटर स्किन से है। ओके, हम उस स्किन के अंदर सब लोग सेम है, यही पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। तो beneath all uniforms से मतलब अंडर द स्किन से है। ओके, जो आउटर स्किन है उसके नीचे का हिस्सा। How does the poet suggest that all people on earth are the same? पोएट किस तरह से ये सजेस्ट करता है कि जितने भी लोग हैं अर्थ पे वो सब सेम है। तो यहाँ कई सारी सिमिलैरिटीज़ दिखाई हैं कि वो सन, एयर, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और जैसे युद्ध हमें नुकसान देता है वैसे उनको भी नुकसान देता है ना, जैसे हमें प्यार से जीता जा सकता है तो ऐसे उनको ही प्यार से जीता जा सकता है ना, और भी कई सारी सिमिलैरिटीज़ दिखाई हैं। In stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. पहले स्टैंजा में कोई ऐसे 5 वर्ड्स छांटिए, बताइए या तरीके बताइए जिनसे कि हमें हमारे अंदर सिमिलैरिटी, अलाइक का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी दिखाई जा सकती है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी। देखिए पहला यह आया कि सबके आउटर स्किन भले से अलग अलग हो, लेकिन इंटरनली हम सब लोग सेम है ना। ऐसे ही उनके जैसे हम धरती पे चलते हैं ऐसे वो भी धरती पे चलते हैं, है ना, और भी कई सारी। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। तो कई सारी सिमिलैरिटीज़ यहाँ दिखाई हैं। हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? स्टैंजा 2 में आपको कितने कॉमन फीचर्स मिलते हैं? पिक आउट द वर्ड्स लिखिए, है ना। तो देखिए आप, दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। सन, एयर एंड वाटर का सब इस्तेमाल करते हैं। पीसफुल हार्वेस्ट का सबको फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही लंबे जब युद्ध होते हैं तो सबको नुकसान पहुंचता है ना। जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी मेहनत करते हैं। ये सब सिमिलैरिटी को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say?
तो पोएट कह रहा है कि जब भी कभी, यहाँ से मतलब ये है, वेनेवर से मतलब है कि जब भी कभी हमें कोई ये दिखाता है, समझाने की कोशिश करता है, वो हमारे बड़े भी हो सकते हैं, कई बार वो हमारे सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग भी हो सकते हैं, हमारे समाज में रहने वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके, जिनकी वो बात कर रहा है। व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, और स्पेशली ये तब होता है जब कोई युद्ध वगैरह हो जाता है, या कहीं अगर दो पार्टीज़ में स्पेशली अगर अच्छे संबंध ना हो, तब खास तौर से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये खास तौर से जैसे युद्ध होता है तो युद्ध में एक दूसरे से लड़ाई होती है, तो एक को नुकसान पहुंचता है तो वो भी उस दूसरे के बारे में फिर बुरा ही सोचता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हु टेल्स अस, कौन बताता है? मैंने बताया कि वो कोई भी हो सकता है, वो यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, हमारा फ्रेंड हो सकता है, या सोसाइटी में कोई मेंबर हो सकता है, कोई हो सकता है कि क्लास में कभी कोई टीचर ऐसा कुछ पढ़ा रहा हो तो वो मेंशन करने लगे, ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसकी वजह से भी ऐसी बात कन्वे हो सकती है। शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स, तो क्या हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि हमें कहा जाता है? ऐसे में देखिए, यहाँ हालात डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। अगर आप एक सोल्जर हो तो बिल्कुल करना पड़ेगा, आपको गन लेकर के जाना ही पड़ेगा दुश्मन से लड़ने के लिए, है ना। लेकिन अगर आप सिविलियन हो तो आप कोशिश कर सकते हो ना कि ऐसे हालात, जो टेंस्ड हालात हैं, वो किसी तरह से टाले जा सकें। अगर आप राइटर हो तो ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करोगे जिससे कि थिंग्स को ईज आउट करा जा सके, चीज़ों को सुलझाया जा सके। व्हाट डज द पोएट से, है ना, पोएट आखिरकार क्या कहता है इस मामले में। तो बस इतना इस पोएम में था। बहुत ही अच्छी पोएम है, एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है पोएट, और हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आजकल जो टाइम है ना, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम रह रहे हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी आज के टाइम की डिमांड भी है ना, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी भी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी ऐसे हालात, चाहे देश हो, समाज हो, चाहे वो वर्ल्ड की बात हो, तो सब जगह पीस रहे, सब जगह एक दूसरे को टॉलरेशन के साथ अगर लें तो बेटर है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel.